आज के वीडियो में मैं आपके समक्ष लेके आई हूँ अगाथा क्रिस्टी की सीरीज़ की एक और दमदार कहानी सिंग अ सॉन्ग ऑफ सिक्सपेंस। एक पुरानी नर्सरी राइम, एक 10 साल पुराना अफेयर और एक मर्डर। कैसे ये सब सॉल्व होगा जानेंगे हम इस दिलचस्प कहानी में। तो सुनते हैं कहानी का एक्सप्लेनेशन मेरी यानी गरिमा की आवाज़ में। सिंग अ सॉन्ग ऑफ सिक्सपेंस ये एक नर्सरी राइम है। अब किस तरह से ये नर्सरी राइम रिलेटेड होगी इस मर्डर को सॉल्व करने में, ये तो हमें आगे ही मालूम पड़ेगा। फिलहाल हम इस कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है जब एक बहुत नामी गिरामी क्रिमिनल्स का वकील हैं सर एडवर्ड, जिनकी ख्याति है कि वो जो क्रिमिनल केसेस होते हैं बहुत अच्छे से सॉल्व करते हैं। वो अपने बैठे हुए हैं ऑफिस में, तभी उनसे एक लड़की मिलने आती है। लड़की क्या, 30 वर्षीय लेडी है ये, जिसका नाम मैगडेलिन है। सर एडवर्ड जो है, इन्होंने कई किताबें भी लिखी हैं कि किस तरह से क्रिमिनल्स की साइकोलॉजी होती है, उनसे पूछताछ कैसे की जाती है और क्या होता है उनके मन में जब वो खून करते हैं। मैगडेलिन जो है ये बहुत पुरानी गर्लफ्रेंड है सर एडवर्ड की। दरअसल लगभग 10-12 वर्ष पहले एक बार सर एडवर्ड शिप से जा रहे थे अमेरिका से सिलुरिक नाम की एक जगह। तब इन्हें ये हसीन कमसिन लड़की मिली थी और इसके फेस पे जो एक भोलापन था उस पर फिदा हो गए थे सर एडवर्ड, और इनका एक छोटा सा अफेयर रहा था। अफेयर जब इनका एंड हुआ था, ये विदा ले रहे थे मैगडेलिन से, तब इन्होंने फॉर्मेलिटी में कह दिया था कि ज़िंदगी में कभी भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी तो मुझे याद करना। लेकिन मैगडेलिन ने सच में इन्हें 10 या 12 वर्ष के बाद याद किया है और वो चाहती है कि सर एडवर्ड एक मर्डर केस में इनकी हेल्प करें। अब सर एडवर्ड अपना पीछा छुड़ाना चाह रहे हैं मैगडेलिन से, लेकिन मैगडेलिन के चेहरे पे जो भोलापन है वो आज भी बरकरार है। हालांकि मैगडेलिन अब सर एडवर्ड को सुंदर नहीं लगती। सर एडवर्ड खुद 60 साल के हो चुके हैं, लेकिन उन्हें 30 वर्ष की लड़की में अब वो अट्रैक्शन नहीं लगता जो उन्हें तब लगता था जब वो 18-19 साल की थी। किसी तरह सर एडवर्ड हाँ कह देते हैं मैगडेलिन को कि ठीक है, वो मदद करेंगे। मैगडेलिन मुझे बताती है कि 3 हफ्ते पहले उसकी आंट का कत्ल हो गया था उसके घर में, और ऐसा इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को मालूम पड़ा कि उस शाम इनके घर में कोई भी बाहर से नहीं आया था। तो ये 4 लोग जो घर में रहते हैं, इन्हीं के ऊपर शक है कि किसी ने खून किया है। इन 4 लोगों में मौजूद है मैगडेलिन, उसका जुड़वा भाई जिसका नाम मैथ्यू है, साथ ही वो जो इनकी आंट है जिनका मर्डर हुआ है, उनका सगा भतीजा, वो भी लगभग 50 वर्ष का है, उसका नाम विलियम है। वो अपनी पत्नी एमिली के साथ उनके घर में रहता है। विलियम कुछ खास कमाता नहीं है, इसीलिए उसकी आंटी जो पैसे देती थी उसी पे उसकी गुजर बसर होती है। आंटी जिनका नाम मिस क्रैबट्री है, काफ़ी अमीर लेडी थी, और जब उनकी हत्या हो चुकी है तब लगभग 80,000 पाउंड्स इन चारों को बराबर मिलेंगे। इसीलिए बराबर पैसे मिलने थे तो कोई ये बात नहीं उठी कि कोई लालच में उनका खून कर देगा। सारी बात सर एडवर्ड बड़े ध्यान से सुन रहे थे। फिर वो कहते हैं कि ठीक है, तुम अपना एड्रेस बता दो, मैं ज़रूर तुम्हारी मदद करने की कोशिश करूँगा। पहले सर एडवर्ड जो थे वो जाते हैं पुलिस इंस्पेक्टर जो थे, जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, उनसे मिलने जाते हैं, काफ़ी कुछ पता लगाते हैं उनसे, और उसके बाद वो मिस क्रैबट्री के वकील से मिलते हैं। वकील उन्हें बताता है कि 300 पाउंड 5-5 के नोट के रूप में जो मिस क्रैबट्री थी ये निकालती थी महीने में 4 बार, मतलब कि काफ़ी लैविश स्पेंड करती थी ये। लगभग 1200 पाउंड हर महीने वो निकालती थी, विड्रॉ करती थी, और हमेशा 5-5 पाउंड के नोट के रूप में ही निकाले जाते थे ये पैसे। ये ऐसा करती थी इसीलिए क्योंकि ये बहुत ही चैरिटेबल लेडी थी। कोई भी इनके घर अगर मदद मांगने आता तो कुछ ना कुछ मदद उसकी ज़रूर करती। कई बार अपने रिश्तेदारों को भी 5 पाउंड दे के ये मदद किया करती थी। शायद यही वो रीज़न था कि ये छुट्टे पैसे लेती थी हमेशा बैंक से। इन सब के अलावा वहाँ पर उनकी एक वफ़ादार काम वाली भी रहती है। आंट की का नाम मार्था है। वो हमेशा उनके साथ ही रहती है और बहुत विश्वास है आंटी को मार्था के ऊपर, और मार्था उनकी बहुत वफ़ादार नौकरों में से एक है। सर एडवर्ड पहुंच जाते हैं अगले दिन सुबह के टाइम में 18 पैलेटाइन, जो वहाँ घर का एड्रेस है, वहाँ वॉक करते हुए पहुंच जाते हैं, और सबसे पहले इनकी मुलाकात होती है मैगडेलिन से।
मैगडलेन से ये पूछते हैं कि तुम्हारा जो भाई है मैथ्यू, ये कैसे स्वभाव का लड़का है? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे भी कुछ पैसे की दिक्कत रही हो, कमी रही हो, या गुस्से में आकर उसने तो नहीं मर्डर कर दिया? तो बताती है मैगडलेन कि उसका भाई जो मैथ्यू है वो बहुत ही वेल मैनर्ड है। अगर उससे छोटी सी भी गलती हो जाए तो वह तुरंत माफ़ी मांगता है और वो किसी को चोट तक पहुंचा नहीं सकता। तब तो मर्डर करना तो बहुत दूर की बात है। मर्डर का जो वेपन इस केस में है वो एक पेपर वेट था, भारी सा पेपर वेट जो आंटी के टेबल पर रखा रहता था। लेकिन जब मर्डर हो गया पुलिस ने पता लगाया कि इसी पेपर वेट से मर्डर हुआ, लेकिन उस पर किसी के भी फिंगरप्रिंट्स नहीं थे। जिसने भी मर्डर किया उसने बड़ी सफाई से उसे पोंछ के वापस टेबल पे रख दिया। बताती है मैगडलेन कि उस दिन दोपहर में जिस दिन आंटी का मर्डर हुआ था, तो वो जो एमिली है वो दोपहर में सर दर्द की गोली खाकर सोने चली गई। तो पूछते हैं कि क्यों भाई, ऐसा क्या हुआ? सर एडवर्ड पूछते हैं कि एमिली को क्यों हुआ था ऐसा सर दर्द कि वो सोने चली गई? तो वो बताती है कि उसकी आंट और एमिली में अक्सर बहस हो जाती थी खाने पीने के पीछे या घर के रख रखाव के पीछे, और वो दोनों बहुत बहस करते। लेकिन एमिली की भी मजबूरी थी कि उसे अपने हस्बैंड के संग आंट के साथ ही रहना था, क्योंकि उसका हस्बैंड विलियम ज़्यादा कुछ कमाता नहीं था। इसलिए जब भी ऐसी बहस होती, एमिली जाके अपने कमरे में सर दर्द की गोली खाकर सो जाती और अगले दिन सब कुछ फिर से नॉर्मल हो जाता। तब तक वहाँ पर विलियम आता है। विलियम लगभग 50 साल का है। देखने में उसकी पर्सनैलिटी बड़ी इंप्रेसिव है, लेकिन वो बहुत ही अनटाइडी कपड़े पहनता है। उसके बाल भी अच्छे से झड़े हुए नहीं रहते। पूछते हैं उनसे कि क्या विलियम से पूछते हैं कि क्या तुम्हें लगता है कोई बाहर से आया होगा उस रात? तो विलियम कहता है कि हाँ, उसे पूरा यकीन है कि कोई चोर आया था, क्योंकि जो ड्रॉर्स थे जहाँ आंटी बैठी थी वो सारे ड्रॉर्स खुले पड़े थे। तो ऐसा लगता है कि कोई चोर आया और उसने चोरी करने का प्रयास किया, शायद चुरा के बहुत कुछ ले भी गया हो। तो पूछते हैं सर एडवर्ड विलियम से कि तुम क्या कर रहे थे, कहाँ पे मौजूद थे? विलियम बताता है कि वह ऊपर के कमरे में था और उससे स्टैम्प कलेक्शन का बहुत शौक है, उसकी हॉबी है, और वो बहुत तल्लीनता से बैठा स्टैम्प चिपका रहा था। विलियम कहता है कि उसके अंदर बहुत बड़ी कमी है कि अगर वो बहुत ज़्यादा लगन से कोई काम करता है तब फिर उसे कोई भी आवाज़ें सुनाई नहीं देती, वह बिल्कुल खो जाता है अपने काम में ही। तभी वहाँ पर मैथ्यू आता है, मैथ्यू यानी कि मैगडलेन का जुड़वा भाई। उससे पूछते हैं सर एडवर्ड कि तुम उस समय कहाँ थे? ये सुनते ही मैथ्यू बिल्कुल चिड़चिड़ा हो जाता है। वह कहता है कि वह परेशान हो चुका है इस पूछताछ से। कभी पुलिस पूछने आती है और ना जाने आज कौन पूछताछ करने आ गया है। ये कहते हुए वह ज़ोर से दरवाज़ा बजाता है और बाहर चला जाता है। तभी वहाँ आती है मार्था। मार्था यानी कि उनकी हाउसमेड। वह बहुत घबराई हुई थी और बार बार अपने हाथों को दबा रही थी एक दूसरे से। मिस्टर एडवर्ड समझ जाते हैं कि मार्था बहुत कुछ जानती है। वह उसे सवालों की झड़ी लगा देते हैं। वह उसे पूछते हैं कि शाम को 5 बजे के बाद जब वह अकेली थी आंट के साथ तो कौन मिलने आया था? मार्था कहती है कोई भी मिलने उस दिन नहीं आया था। फिर वो पूछते हैं कि उस दोपहर को मार्था ने क्या किया। वह बताती है कि उस दोपहर को जो आंट थी उनकी बहस हो गई थी एमिली के साथ, इसीलिए वो मार्था के साथ रिसिप्ट बुक को ठीक से रख रही थी, पैसे का लेन देन ठीक से जोड़ रही थी, हिसाब किताब कर रही थी। तो इनको लगता है, सर एडवर्ड को, कि लगता है जो आंट थी ये मार्था के ऊपर काफ़ी विश्वास करती थी, तभी रुपए पैसे का हिसाब किताब सब उनके साथ में करती थी। फिर बताती है मार्था कि उस दिन जो आंट थी उनका मन बहुत ख़राब था, क्योंकि एमिली से उनकी बहुत ज़्यादा बहस हो गई थी। बहस हुई थी कुछ खाने पीने के पीछे, इसी के बारे में वो बार बार बोल रही थी। साथ ही 6 पेंस का एक नया सिक्का बाज़ार में आया था जिसके ऊपर ओक के पेड़ की पत्तियां बनी हुई थी। तो जब एमिली गई होगी मार्था सामान लेने के लिए, तो उसे टूटे पैसे में वह 6 पेंस का नया सिक्का मिला होगा। ये बात जो है इस कहानी में आगे बहुत इंपॉर्टेंस रखेगी। लेकिन आंटी को वो नया 6 पेंस का सिक्का बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और बार बार वो मार्था से कह रही थी कि तुम क्यों वो नया सिक्का ले आई, तुम पुराने सिक्के लेकर क्यों नहीं आई। फिर वो पूछते हैं सर एडवर्ड की क्या 5 पाउंड के नोट की गड्डी मार्था ने उस शाम को देखी थी, क्योंकि उसी दोपहर को बताया था बैंकर ने कि जिस शाम को खून हुआ था आंटी का, उसी दोपहर को वो 300 पाउंड उनके घर पर पहुंचे थे। मार्था कहती कि नहीं, उसने 5-5 पाउंड के वो नोटों की गड्डी नहीं देखी। साथ ही ये भी बताती है कि आंट अपने रुपए पैसे को हमेशा लॉक करके रखती थी। उनका सब वैल्यूएबल सामान ज़्यादातर लॉक रहता था। तो पूछते हैं उनसे सर एडवर्ड की तुम्हारी जो मालकिन थी, लगता है कि उन्हें खुश करना बहुत मुश्किल था, वो बहुत चिड़चिड़े स्वभाव की थी।
तो मार्था कहती है कि हाँ, उन्हें खुश करना आसान नहीं था, लेकिन वो बहुत दिलदार थीं। कोई भी उनके पास मदद मांगने आता तो उसकी मदद ज़रूर करती। कोई भी भिखारी उनके घर से खाली हाथ वापस नहीं जाता था। तभी वहाँ कमरे में मैगडलेन आती है। मैगडलेन से पूछते हैं सर एडवर्ड कि आखिर कुछ तो ऐसा डिब्बा होगा, कोई ड्रॉर होगा जिसमें आंटी तुम्हारी सामान रखती होंगी। तो वो कहती है हाँ, आंटी के पास एक काले रंग का वेलवेट का बैग था जिसको वो हमेशा अपने साथ ले लेके घूमती थी और दिन भर के सारे ज़रूरी सामान उसी में रखती थी। वो ब्लैक वेलवेट का बैग वहीं पर अलमारी में रखा था। उसको खोला जाता है, उसमें से 2 पुराने 6 पेंस के सिक्के निकलते हैं, 3 न्यूज़पेपर की कटिंग निकलती है, एक कागज़ मिलता है जिसके ऊपर अनएम्प्लॉयमेंट की एक कविता लिखी हुई थी। शायद आंटी ने अपनी घड़ी मरम्मत को दी हो, तो घड़ी के मरम्मत का बिल था उसमें। ऐसे ही कुछ गैर ज़रूरी सामान थे, लेकिन वो 5 पाउंड की नोटों की गड्डी उसमें भी नहीं थी। सर एडवर्ड कहते हैं मैगडलेन से कि ठीक है, वो फिर से आएंगे और उसकी मदद ज़रूर करेंगे, और वो वहाँ से जाने लगते हैं। जब ये घर से बाहर निकल रहे थे तो उनके दिमाग में बहुत उधेड़-बुन चल रही थी। वो सोच रहे थे कि आखिर उस शाम क्या हुआ होगा, इन चारों में से किसने खून किया होगा। जब उन्होंने मार्था से पूछताछ की थी सबके बारे में, तब उसने बताया था कि मैथ्यू तो ऊपर कमरे में बैठा हुआ था और वो नीचे नहीं उतरा था, क्योंकि जब भी कोई सीढ़ियों से नीचे उतरता था तो हल्के चर चर की आवाज़ सीढ़ियों पे होती थी, जिससे कि तुरंत मालूम पड़ता था कि कोई उतर रहा है। विलियम के बारे में जब उन्होंने पूछा था तो बताया था मार्था ने कि विलियम जो था वो तो टाइपराइटर पे लगातार पूरी शाम कुछ टाइप कर रहा था, क्योंकि उसकी खट खट की आवाज़ जो बहुत ही एनोइंग लगती है वो लगातार मार्था को सुनाई दे रही थी। और रही एमिली की बात, एमिली तो सर दर्द की दवाई खाकर सो चुकी थी। मैगडलेन के बारे में कुछ खास बताया नहीं जा रहा था, इसीलिए शायद मैगडलेन सर एडवर्ड के पास मदद लेने के लिए आई थी, क्योंकि हो सकता हो शक मैगडलेन पे ही जा रहा था, क्योंकि उसके लिए कोई भी गवाही वहाँ पर मौजूद नहीं थी। यही सब उधेड़-बुन सब सोचते हुए सर एडवर्ड जा रहे थे, तभी उन्हें कोई पीछे से आवाज़ देता है। वह मैथ्यू था, मैथ्यू यानी कि मैगडलेन का जुड़वा भाई। वह सर एडवर्ड से माफ़ी मांगता है अपने खराब व्यवहार के लिए। जैसे कि मैगडलेन ने बताया था कि छोटी सी भी गलती अगर मैथ्यू से हो जाती है तो वह उसके लिए सॉरी फील ज़रूर करता है। वो कहता है सर एडवर्ड से कि उसे बहुत ज़्यादा अफसोस है और उसने ख़राब तरीके से सर एडवर्ड से बात की और उनकी कोई मदद नहीं की। तभी सर एडवर्ड सामने देखते हैं तो एक रेस्टोरेंट था जिसका बड़ा अजीब सा नाम था। उसका नाम था द 4 and 20 ब्लैकबर्ड्स। तो वो पूछते हैं मैथ्यू से कि ये कैसा रेस्टोरेंट है। तो बोलता है कि पता नहीं, मैंने कभी ट्राई नहीं किया, नाम तो बड़ा अजीब सा है, लेकिन शायद यहाँ का खाना बहुत अच्छा मिलता होगा। यही एक टर्निंग पॉइंट है कहानी का, जहाँ से ये केस जो है वो सॉल्व हो जाएगा। और जो नाम है इस कहानी का, द सिंग अ सॉन्ग ऑफ सिक्सपेंस, दरअसल ये सॉन्ग ऑफ सिक्सपेंस एक नर्सरी राइम्स है, जिसमें ये लाइन भी आती है द 4 and 20 ब्लैकबर्ड्स। इस कहानी की लिरिक्स कुछ इस प्रकार से हैं। Sing a song of sixpence, a pocket full of rye, 4 and 20 blackbirds baked in a pie. When the pie was opened, the birds began to sing. Wasn't that a dainty dish to set before a king? और यही लाइंस रिपीट होती हैं बार बार, और ये नर्सरी राइम्स है, एक जैसे ट्विंकल ट्विंकल होती है। इसी राइम के ऊपर अगाथा क्रिस्टी ने ये कहानी लिखी और इसे इसी राइम्स के थ्रू ही सॉल्व कर दिया। सर एडवर्ड बड़े ध्यान से उस रेस्टोरेंट का नाम पढ़ते हैं और उन्हें इस नर्सरी राइम की पहली लाइन याद आती है, सिंग अ सॉन्ग ऑफ सिक्सपेंस, और उन्हें वो सिक्सपेंस याद आते हैं, वो नया 6 पेंस का सिक्का जो बताया था मार्था ने कि वो मार्केट से लेकर आई थी, और कहा था आंट ने कि तुम क्यों ये सिक्का ले आई, उन्हें ये सिक्का ज़रा भी अच्छा नहीं लग रहा। मैथ्यू पूछता है सर एडवर्ड से कि आखिर वो उस रेस्टोरेंट का नाम द 4 and 20 ब्लैकबर्ड्स इतने ध्यान से क्यों पढ़ रहे हैं। तो सर एडवर्ड कहते हैं मैथ्यू से कि तुमने तो ये केस सॉल्व कर दिया। मैथ्यू कुछ नहीं समझता, लेकिन सर एडवर्ड भागे भागे फिर से मैगडलेन के घर पहुंचते हैं। जब वो अंदर जाते हैं तो फिर वो मार्था को पुकारते हैं और मार्था से कहते हैं कि उस शाम को घर पे कौन आया था। इस बार मार्था के सर पे पसीने छूटने लगते हैं और वह सोफे पे बैठ जाती है। वो कहते हैं कि वो पुराना 6 पेंस का सिक्का आखिर कहाँ है जो तुमने उस शाम को मिस क्रैबट्री को दिया था, यानी आंटी को दिया था।
मार्था अभी भी चुप है। वो बोलते हैं कि उन्हें उनके ब्लैक वेलवेट वाले बैग से 2 पुराने सिक्के मिले 6 पेंस के, लेकिन कहीं पर भी ढूंढने पे उन्हें वो नया सिक्का नहीं मिला जो उस शाम को मार्था ने उन्हें दिया था, जिससे वो मार्था से बहुत नाराज़ हो रही थी। यह सुनते ही मार्था रोने लगती है। वह कहती है कि हाँ, उस शाम को कोई आया था और उसने ये बात सबसे छुपाई थी। तो पूछते हैं मार्था से कि कौन आया था उस शाम को। वो कहती है, मेरा बेटा बेन आया था। दरअसल मार्था का जो बेटा बेन है, ये थोड़ी क्रिमिनल एक्टिविटी का लड़का है और 2 बार जेल भी जा चुका है। उस शाम को जब बेन ने कॉल बेल बजाई तो कॉल बेल बजने पर आंटी ने सोचा कि लो मैं खुद ही देख लूँ कि कौन आया है। जब उन्होंने दरवाज़ा खोला तो वहाँ बेन खड़ा था। बेन शायद अंदर आ गया। उसके बाद क्या हुआ ये मार्था ने नहीं देखा, क्योंकि जब मार्था हॉल में पहुंची तो वहाँ पर आंट मरी पड़ी थी और जो पेपर वेट था वो खून से सना वहीं गिरा था। और उसका बेटा बेन जो था वो जल्दी जल्दी से ड्रॉर खोलकर सारे पैसे निकाल रहा था। उसमें वो गड्डी भी थी 5 पाउंड के नोट की, जो वहीं टेबल पे रखी। दरअसल उस दोपहर में जब आंटी मार्था के संग मिलकर रुपए पैसे का हिसाब कर रही थी तो वो 5 पाउंड की जो नोटों की गड्डी थी वो टेबल पे ही रह गई थी। बेन जब घर में घुसा तो वो कुछ चैरिटी लेने आया था आंटी से। आंटी उससे कहती कि जो मेरा ब्लैक वेलवेट का बैग ले आओ, उसमें 6 पेंस का एक नया सिक्का है, मैं वो तुम्हें दूंगी। लेकिन जब वो देखता है बेन कि वहाँ तो 5 पाउंड की गड्डी रखी हुई है, तब उसके मन में लालच आ जाता है। वह समझ जाता है कि आंटी उसे सिर्फ 6 पेंस दे के यहाँ से भगाने वाली हैं और वो 5 पाउंड की गड्डी तो कभी भी नहीं मिलेगी। वो झटके से 5 पाउंड की गड्डी उठाता है और भारी पेपर वेट से आंटी के सर पे वार करके भाग जाता है, ड्रॉर से और भी कुछ वैल्यूएबल सामान लेकर। मार्था, जिसका इकलौता बेटा था, वो उसे बहुत प्यार करती थी। वह उसे बचाने का पूरा प्रयास करती है। उसका पति ऑलरेडी जेल में था। उसका पति भी क्रिमिनल एक्टिविटी था। शायद उसका बेटा भी अपने पापा पे ही गया था। वह बहुत रोने लगती है। वह कहती है वो कभी भी नहीं चाहती थी कि इस घर का कोई भी मेंबर आंटी के कत्ल के कि उसमें जेल जाए, लेकिन वो अपने बेटे को भी बचाना चाहती थी। वह कहती है कि उसने कभी भी झूठ नहीं बोला। सर एडवर्ड ने जो कुछ भी पूछा उसने यही कोशिश की कि वह हमेशा सच बोले। सर एडवर्ड कहते हैं मार्था से कि नहीं, तुम्हारी गलती नहीं है इसमें। तुमने कभी भी घर के मेंबर्स के लिए झूठी गवाही नहीं दी, उन्हें फंसाने का प्रयास नहीं किया, लेकिन तुमने जो गलती की है उसकी सज़ा तुम्हारे बेटे को अवश्य मिलेगी। मैगडलेन को जब यह बात मालूम पड़ती है तो वो बहुत रिलैक्स्ड फील करती है, क्योंकि पूरा शक मैगडलेन पे ही जा रहा था। मैगडलेन कहीं ना कहीं मन ही मन सर एडवर्ड को भी चाहती है, लेकिन सर एडवर्ड को मैगडलेन अब बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं लगती। उन्हें तो वही 16 साल की मैगडलेन पसंद थी जो उन्हें एक बार शिप पे मिली थी। वह मैगडलेन को एक प्यारा सा गुड बाय करते हैं, लेकिन गुड बाय करते समय इस बार ये नहीं कहते कि कभी भी मेरी ज़रूरत होगी तो मुझसे मदद मांगने ज़रूर आना। और ये कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। किस तरह से नर्सरी राइम से कुछ लाइन से इतनी अच्छी कहानी बुन दी अगाथा क्रिस्टी ने। सच में उनकी राइटिंग कैपेबिलिटीज़ गज़ब की थी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक ज़रूर करें और जुड़े रहें मेरे चैनल से, सुनते रहें इंटरेस्टिंग कहानियाँ। थैंक्स फॉर लिसनिंग। बाय फॉर नाउ।